गुड मॉर्निंग। क्या अब वॉइस क्लियर है आप सभी को? मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि अभी वॉइस क्लियर है या नहीं, क्योंकि वॉइस का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आज। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र, गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर, ठीक है प्राची। बस यही चाहिए था। वीडियो क्वालिटी क्लियर है और साथ में वॉइस भी क्लियर है। बस ये दोनों क्लियर हो जाएं तो हम क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग वर्षा, ठीक है। ऑल क्लियर। एक बार और कमेंट कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है। हाँ जी, ठीक है कपिल। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की क्लास 7th लेक्चर है यूनिट 6 का, जिसमें हम स्वास्थ्य पढ़ने वाले हैं। और स्वास्थ्य में हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो अवसंरचना संबंधित इंफॉर्मेशन है, और आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की हैंडलिंग या स्वास्थ्य को कैसे देखा जा रहा है उस पर बात करेंगे। स्वास्थ्य का एक और लेक्चर होगा जिसमें हम केवल स्वास्थ्य की योजनाओं पर बात करेंगे, क्योंकि अब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले भगवान गणेश का नाम ले लेते हैं। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल टॉपिक पर आते हैं। स्वास्थ्य, इस शब्द को सबसे पहले समझना है कि स्वास्थ्य मतलब होता क्या है, स्वास्थ्य माने क्या। अगर मुझे स्वास्थ्य को समझना चाहूं तो इसे मुझे स्वस्थ को समझना होगा। स्वास्थ्य से पहले हमें स्वस्थ को समझना होगा, और स्वस्थ से भी पहले हमें बीमारी को समझना होगा। बीमारी क्या होती है या अस्वस्थता क्या होती है? अस्वस्थता ये क्या होती है? जब मनुष्य अपनी सामान्य क्रियाएं, मनुष्य जब अपनी सामान्य क्रियाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट महसूस करता है, जैसे अगर हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाए या बहुत कम हो जाए, जैसे हमारे शरीर में सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगे, शरीर का कोई अंग काम ना करे, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अस्वस्थता या बीमारी। तो इसका उल्टा, जब मानव शरीर की सभी क्रियाएं स्वस्थ या सामान्य रूप से संचालित हो, ध्यान से सुनना, इस स्वस्थ की परिभाषा में बोल रहा हूं, स्वास्थ्य की नहीं, स्वस्थ की। स्वस्थ क्या है? एक स्थिति है। स्वस्थ क्या है? एक स्थिति कि जब मानव शरीर की सभी क्रियाएं सामान्य रूप से संचालित हो और उसका आयु के अनुसार, मतलब उसकी एज के अनुसार उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो, तो ऐसी अवस्था को हम स्वास्थ्य कहते हैं। बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है। बीमारी का उल्टा स्वास्थ्य या अस्वस्थ का उल्टा स्वास्थ्य होता है। अस्वस्थ मतलब मानव शरीर की सामान्य क्रियाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट। इसीलिए हिंदी भाषा में या बीमारी के लिए बीमारी ना बोलते हुए व्याधि शब्द उपयोग किया जाता है। व्याधि का हिंदी ट्रांसलेशन एक और बार करो तो अर्थ आता है रुकावट, अर्थात सामान्य शरीर की क्रियाओं में किसी प्रकार की रुकावट को बीमारी कहते हैं। और स्वास्थ्य क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर की सभी क्रियाओं का सामान्य रूप से संचालित होना, ये स्वास्थ्य कहलाता है। अब स्वास्थ्य के पीछे हमें 2-3 बैकग्राउंड समझने हैं। सबसे पहले हमें स्वास्थ्य का ढांचा पढ़ना होगा कि हमारे यहाँ कितने अस्पताल हैं, कैसे काम कर रहे हैं। फिर हमने स्वास्थ्य के ढांचे के बाद में जो वर्तमान स्थिति है स्वास्थ्य की, उस पर फोकस करना है। और फिर 3rd नंबर पे जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, उन पर फोकस करना रहेगा। ये 3 पॉइंट इस टॉपिक में हमें कवर करने हैं। बहुत सारी बातें ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। स्वास्थ्य का मतलब हमने समझ लिया। स्वास्थ्य के लिए राज्य में 3 इकाइयां या 3 विभाग, 3 डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं। हमने पिछले साल भी पढ़ा था, सेम बात बता रहा हूं, लेकिन यहां से कहानी शुरू होगी तो नई बात शुरू करूंगा। पहले लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एक विभाग काम करता है, चिकित्सा शिक्षा विभाग, और वर्तमान में आयुष विभाग भी जुड़ चुका है। भारत सरकार ने 2014 में आयुष को एक मंत्रालय बना दिया था। आयुष एक मंत्रालय के रूप में काम करने लगा, मध्य प्रदेश में एक विभाग के रूप में अपनी सेवाएं देता है। यहां याद रखना, राज्य में स्वास्थ्य के लिए टेलीमेडिसिन अर्थात फोन पे उपचार करने
और लैब टेस्टिंग की भी सुविधा के लिए एक मॉडल अपनाया गया जिसे हम हब एंड स्पोक मॉडल कहते हैं। केवल एक फैक्ट के रूप में इसे याद कर लो। हमारे यहाँ 3 डिपार्टमेंट स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोगों के स्वास्थ्य को जो डॉक्टर्स देखते हैं उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग, और आयुष विभाग हमने नया जोड़ा है। वर्तमान में जिस मॉडल के तहत हम काम करते हैं वो हब एंड स्कोप मॉडल है। ये वर्ड बस रट के रख लेना। आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले चिकित्सा महाविद्यालयों की बात करते हैं क्योंकि इसी से ढांचा बनेगा। तो कुछ मैं करंट अफेयर्स की बातों के साथ वर्तमान में कितने अस्पताल हैं ये सब बातें आप तक डिलीवर करूंगा। थोड़ा सा करंट अफेयर्स पहले देख लेते हैं क्योंकि आजकल करंट के साथ जुड़ करके मतलब जो एक्चुअल डाटा है उसके साथ प्रश्न पूछे जाने के चांस ज्यादा होते हैं। वैसे भी हम अर्थव्यवस्था टॉपिक पढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य तो समाज या समाज शास्त्र का एक विषय होता है, सोशल इशू का एक विषय होता है, इसलिए यहाँ केवल डाटा पर ज्यादा फोकस करना है, यहाँ बेसिक बातों पर या समझ विकसित करने पर फोकस नहीं करना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 14 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हैं। हमारे मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज कितने हैं? मेडिकल से रिलेटेड या मेडिकल से जुड़े हुए कॉलेजेस की संख्या 14 है हमारे यहाँ, याद रखेंगे। का संचालन किया जा रहा है जो 2275 एमबीबीएस और 1262 स्नातकोत्तर मतलब पीजी की कोर्स या सीट अवेलेबल कराते हैं। सीटें मत रटिएगा, केवल और केवल सरकारी कॉलेज की संख्या आपको याद रखनी है। निजी क्षेत्र में 12 चिकित्सा महाविद्यालय हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अब याद रखिए, हम महाविद्यालय माने बोल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी होगा, यूनिवर्सिटी नहीं होगा, कॉलेज होगा, सॉरी, यहाँ यूनिवर्सिटी मत समझ जाना। आगे बढ़ते हैं। इंदौर के सरकारी डेंटल हॉस्पिटल, डेंटल कॉलेज में 63 बीडीएस की सीट है। तो ये बस एक बेसिक जानकारी है क्योंकि इस बार की जो बजट थी उसमें इन सीटों का वर्णन किया गया था कि हमारे यहाँ हमने इनको इंप्रूव कर दिया, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी लगा सबसे पहले, इसलिए मैंने यही बताया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इस योजना पे आ जाओ सीधे। PMSSY के चरण 1 के तहत 3 चरण हो गए हैं इसके पहले चरण और दूसरे चरण के तहत हमारे विदिशा, दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी, छिंदवाड़ा और सतना, आपको इन जिलों के नाम याद रखने। 8 जिले हैं जहां मेडिकल कॉलेज और स्नातकोत्तर मतलब कि मेडिकल्स में ही उसका पीजी कोर्स शुरू किया गया है। तो क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में ये बात कही, जब आत्मनिर्भर रोड मैप को वो प्रेजेंट कर रहे थे तब भी उन्होंने ये बात कही कि भैया हम 8 नए मेडिकल कॉलेज इन जिलों में शुरू कर रहे हैं, इसलिए रट्टा मार कर रख लो कि इन 8 जिलों में नए कॉलेज शुरू हो चुके हैं। और साथ में प्रण लिया गया कि अगले 2 वर्षों में 6 नए कॉलेज। अब यहाँ देखो, इसके तीसरे चरण, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तीसरे चरण में भारत सरकार ने राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली 6 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है। तो 2 बातें हमें याद रखनी है, 8 शुरू हो चुके हैं, 6 और शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये बजट घोषणाएं थी, इसलिए मुझे आपके सामने इनको प्रेजेंट करना पड़ा। वैसे चिकित्सा स्वास्थ्य में ऐसी कोई ये इस टाइप के आंकड़े नहीं पढ़े जाते, लेकिन क्योंकि आजकल का ट्रेंडिंग सिस्टम ही ऐसा है कि वो एग्जाम में क्वेश्चन जो बजट या जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट भाषण इन सब में से ले लेता है, इसलिए मुझे ये आपके सामने रखना पड़ा। भारत सरकार ने के समर्थन से इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा, ये वैसे बहुत बड़े बड़े शहरों के नाम बताए जा रहे हैं, याद रखे जा सकते हैं। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर 3 हमारे जो है स्मार्ट सिटीज हो गए, और या हमारे जो मध्य प्रदेश के महानगर है वो हो गए। चौथा भोपाल होता, लेकिन भोपाल के स्थान पर इन्होंने रीवा को रखा क्योंकि अब एक उप मुख्यमंत्री रीवा से है, तो उन्होंने इसलिए रीवा को वहां रेफरेंस दिया। तो रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है, याद रखिएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कितने स्थापित किए गए हैं? तो 4 स्थापित किए गए हैं। कहां पर? 3 महानगर हैं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। भोपाल को स्थान से रिप्लेस करके एक जो है उसमें रीवा को प्लेस दिया गया है। 3 बातें हमने आपको नहीं बताई है और तीनों ही बातें
हमारे आत्मनिर्भर रोड मैप में भी पढ़ने को मिलेगी, आपको बजट भाषण में भी पढ़ने को मिलेगी, और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये मुख्य रूप से प्रेजेंट की गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने भारत के जो पटल है उस पर मध्य प्रदेश को एक मेडिकल हब बनाने की घोषणा की थी, और उसी के तहत इन बातों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप की कुछ और मैं फैक्चुअल बातें पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं फैक्चुअल बातें पहले आपको बताऊं। इंदौर और जबलपुर के मेडिकल कॉलेजों में एक स्वास्थ्य सहायक केंद्र विकसित किया जा रहा है। एग्जामिनर को क्वेश्चन ऐसे ढूंढने में मजे आते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में कहा स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य सहायक केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। तो याद रख लेना, इंदौर और जबलपुर में स्वास्थ्य सहायक, देखो अपने यहाँ दो ही जिले ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के सहायक है, इसलिए याद रख लेना इंदौर और जबलपुर में स्वास्थ्य सहायक केंद्र विकसित किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में एक टर्सरी कैंसर केयर केंद्र, याद रखना टर्सरी कैंसर केयर केंद्र कहां पर? ग्वालियर में। और इसी से रिलेटेड एक और बात, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर संस्थान। तो अब दो बातें हो गई। कैंसर को उपचारित करने के लिए इस साल हमने बहुत काम किया, और वो पिछले 2-3 सालों में बहुत काम किया, और वो क्या था कि ग्वालियर में एक टर्सरी केयर केंद्र याद रखना, और अगर संस्थान पूछ ले कैंसर संस्थान तो वो जबलपुर आ जाएगा। तो ये दो नए फैक्ट आप अपने दिमाग में और रखो। सिर्फ छोटी छोटी बातें एग्जामिनर को पूछने में मजे आते हैं। आपको भले ही से बोरिंग लग सकता है कि क्या एक एक सिंगल फैक्ट एक एक कॉलेज बन रहा है, भाई जब ये बन जाएंगे ना या काम करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए हमें पढ़ना है ये। भोपाल में एक क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान, क्योंकि अब वर्तमान में अभी सर्दी का दौर है और जो प्रदूषण है पॉल्यूशन है उससे श्वसन से संबंधित रोग बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान, स्कूल नहीं है, इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, संस्थान है भाई। कि संस्थान माने जो मैनेजमेंट और सब कुछ देखेगा, तो वो संस्थान बना दिया है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्थोपेडिक्स स्थापित किया गया है। तो ये भले याद मत रखना, लेकिन श्वसन रोग संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य श्वसन रोग संस्थान, मध्य प्रदेश का, जो पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य या श्वसन से संबंधित रोगों के लिए काम करेगा, उसकी स्थापना भोपाल में की गई है। वैसे भी राजधानी में प्रदूषण ज्यादा होता है, इसलिए याद रखना राजधानी में श्वसन से संबंधित जो है संस्थान की स्थापना कर दी। मध्य प्रदेश सरकार ने छतरपुर, दमोह, सिवनी, उज्जैन में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए राशि आवंटित की और 600 अतिरिक्त सीटें आवंटित। ये पॉइंट भले मत रटो, हमें जहां आगे फ्यूचर की घोषणा की गई वो नहीं रटना, लेकिन इस साल बोला कि यहां बना देंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पुरानी स्लाइड में जो 6 और 8 थे वो महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ो। जबलपुर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है। और इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। आंखों के लिए स्कूल फॉर एक्सीलेंस कहां? इंदौर में। आंख है इंदौर में मारी जाएगी, तो इंदौर में आंख है, तो इंदौर में स्कूल ऑफ आई, और जबलपुर में पल्मोनरी मेडिसिन। ये दोनों स्कूल खोले, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं। इस साल मेडिकल में बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत। हमने मेडिकल कॉलेजेस की जो संख्या है उसमें लगभग 40% वृद्धि की है। 41% के आसपास वृद्धि हमें इस बार दर्ज की, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। इस कारण से यहाँ फैक्ट भी ज्यादा हमें पढ़ने पड़ेंगे। जबलपुर में एक बोन मेरो ट्रांसप्लांट और रिसर्च यूनिट को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय के सहयोग से मध्य प्रदेश में आयुष आरोग्य मंदिर, ये शब्द याद रख लेना, आयुष आरोग्य मंदिर की स्थापना कर रही है, या उनकी स्वीकृति मिल चुकी है, धीरे धीरे स्थापित किए जा रहे हैं। 800 केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं। आयुष आरोग्य केंद्र क्या है, या मंदिर शब्द याद रखना। मंदिर आ जाए तो सीधे जोड़ देना कि वो आयुष मंदिर ही होगा। आयुष आरोग्य मंदिर कहाँ, कितने स्थापित हो चुके हैं? 800 आरोग्य मंदिर हमारे यहाँ स्थापित हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की संरचना पर फोकस कर लेते हैं। आपको मैंने पिछले साल जो अस्पतालों की संख्या पढ़ाई थी वो यहाँ है, ये 2022-23 की बात थी। अब हम 23-24 की जब बात कर रहे हैं
तो हमारे जो अस्पताल है उनकी संख्या में थोड़ा चेंज आ चुका है। जिला अस्पताल हमारे यहाँ 55 थे, अभी भी 55 है। सिविल अस्पताल हमारे यहाँ 135 थे। आप देखोगे तो इनकी संख्या में ड्रास्टिक चेंज है, 35-40 बढ़ा दिए, एकदम से डिफरेंस दिख रहा है, 161 हो चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब CHC होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 353 थे, ये कम हो गए, 348 हो गए। कम क्यों हो गए? क्योंकि कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अब बदल करके, बड़ा करके सिविल अस्पताल में बदल दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 14-15 थे, अब 14-42 हो गए, तो एकदम से इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। उप स्वास्थ्य केंद्र 10,111 थे, 10,157 हो गए, लगभग 40-50 हमने ये भी बढ़ा दिए। तो ये नया डाटा है, आपको याद रखना है। अब हमें ये याद रखना रहेगा, मैं डिफरेंस इसलिए बता रहा हूं कि कोई लोग जो पुराने नोट्स यूज कर रहे हैं उनमें ये आंकड़े चेंज करते जाएंगे वो। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश के और अस्पतालों की डिटेल पर जाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा वाले संस्थानों पर जाएं, तो उमा गुड मॉर्निंग, तो हमें याद रखना है आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, अर्थात आयुष HWC, ये याद रख लेना। आयुष आरोग्य मंदिर अब उनका नया नाम है। एग्जामिनर आपसे केवल नया नाम पूछेगा, आयुष आरोग्य मंदिर कितने स्थापित हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, तो याद रखना मध्य प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर स्थापित हो चुके हैं। कितने आयुष मंदिर स्थापित हो चुके हैं? 800, ये याद रख लेना। आयुर्वेद औषधालय, अब क्योंकि देखो आजकल का ये जो दौर चल रहा है ना, उसमें योगा, आयुर्वेद, इन सब पे बहुत फोकस हो रहा है, इसलिए ये अलग से डाटा आपको याद करना है। आयुर्वेद औषधालय कितने बना दिए हमने? 1496 बना दिए हैं। फिर तीसरा होम्योपैथी अस्पताल या औषधालय कितने बनाए? 213 बनाए। फिर यूनानी औषधालय, क्योंकि हमने जब आयुष की शुरुआत की तो आयुष का तो मतलब ही ये होता था ना, क्या मतलब होता था? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, इन 6 प्रकार की चिकित्सा व्यवस्थाओं के नए नए कॉलेज खोलना, और मध्य प्रदेश ने इस पर बहुत काम किया है, दिख भी रहा है। आयुष आरोग्य मंदिर 800 हो गए। फिर आयुर्वेद के औषधालय कितने हो गए? 1496। आयुर्वेद होम्योपैथी के औषधालय 213 हो गए। यूनानी के औषधालय आपको 64 याद रखने। आयुष कॉलेज और अस्पताल, आयुष कॉलेज और अस्पताल भले आप याद रखो कि कोई कॉलेज है ही नहीं, तो नो याद रख लो। नो माने ये वाला नो भी याद रख सकते हैं, ये वाला नो भी याद रख सकते हैं। जिला स्तरीय आयुष अस्पताल, ये डबल हो जाते हैं सीधे, तो 18 याद रख लेना। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्राम स्तर के आयुष अस्पताल, नहीं भी याद, ये तीनों याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। लेकिन मोटे तौर पर अब जो ये प्रणाली आ गई है हमारे यहाँ इलाज करने की, आयुष जिसे कहते हैं, आयुर्वेद, आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और फिर प्राकृतिक चिकित्सा इनबिल्ट होता है, वो है 6, लेकिन बोलने में उसे 5 ही बोला जाता है ना। तो जब आपसे पूछे कि आयुष में कितनी चिकित्सा प्रणाली इनबिल्ट है, तो 6 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली इसमें है। सर सारे केंद्र याद करने हैं बच्चा, मैं जहां जहां बोल रहा हूं कि ये पॉइंट याद करना है वो आपको याद करने हैं, बाकी क्या आप छोड़ सकते हैं। मैं खुद बोल रहा हूं कि कहाँ याद करना है, कहाँ छोड़ना है। आयुष्मान भारत के तहत सक्रिय संस्थानों की स्थिति, अब देखो ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, मतलब ये एकदम रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है यहां से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अब भी हमने बनाया ना, इसी साल बनाया है। और ये पीएससी सीएससी ये तो सब ठीक है, बने बनाए से रहते हैं, इनको नहीं भी रटोगे तो चलेगा, क्योंकि अब मैं तो पढ़ा रहा हूं तो मुझे आपके सामने आंकड़ा रखना, नया वाला जो आंकड़ा है वो रखना जरूरी है। इसलिए मैं याद कर देता हूं कि भैया हमारे यहाँ पीएससी कितने 1178 जो आयुष के तहत काम कर रहे हैं, तो इनकी बस एक बार मोटे तौर पर बात सुन करके आगे बढ़ जाओ, इनको रटने की जरूरत नहीं है। ये वाला पेज आप मत रटिएगा, लेकिन इस पेज में मैंने जहां यहां तक अगर आपको बोला है कि ये रटना है तो ये हमें याद रखना है। जिला स्तरीय आयुष अस्पताल कितने हैं? 5, सॉरी जिला अस्पताल कितने हैं? 18। अगर यही आयुष के कॉलेज की बात हो जाएगी तो 9 हो जाएंगे, तो ये 9 और 18 दोनों रट लो। फिर ग्राम स्तर के भले ही मत याद, ये यहां से याद मत रखो, ऊपर ऊपर वाला पूरा याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो अब हम स्वास्थ्य की डीप में जा रहे हैं जो इस साल काम हुआ।
अब सबको बात पता है कि हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना चलती है, जिसे मध्य प्रदेश में एक नए नाम या नए रूप में प्रेजेंट किया जाता है। अब हम उसे प्रधानमंत्री जय योजना कहते हैं। ये पुरानी बीमारियों को भी, देखो आयुष्मान जो है ना, वो नई नई बीमारियों को, कुछ स्पेशल उसमें लिमिटेशन है। जैसे आयुष्मान भारत योजना में 5 लोगों को या परिवार के केवल 5 सदस्यों को इन्वॉल्व किया जाता था। प्रधानमंत्री जय योजना उसी का बड़ा रूप है, उसी का विकसित स्वरूप है, जिसमें आयुष्मान के तहत जो कमियां छूट गई थी उनको और कवर कर लिया। जैसे आयुष्मान में था कि केवल परिवार के 5 लोगों को कवर करेंगे, 5 लाख तक का बीमा कवर करेंगे, पुरानी बीमारी को कवर नहीं करेंगे, नई बीमारी को ही कवर करेंगे। इस प्रधानमंत्री जय योजना जो कि आयुष्मान का ही विकसित स्वरूप है, इसमें यह प्रावधान किया गया कि परिवार के सभी लोगों को कर लेंगे, फिर पुरानी बीमारी हो नई बीमारी हो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर इलाज की लिमिट बढ़ाई, बहुत सारे नए नए प्रावधान उसमें जोड़ दिए। तो आपको क्या करना है, अब भारत मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत वंचित वर्ग के परिवार को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अपेक्षित करने के लिए आयुष्मान कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया। मतलब आयुष्मान को आधार कार्ड से जब जोड़ा तो वो केवाईसी हो गया, है ना, नो यूर सर्टिफिकेट, माने आयुष्मान का आधार कार्ड से इस जोड़ने का काम इसलिए किया गया ताकि इसमें जो होने वाला भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जा सके। और ये किया गया है प्रधानमंत्री जय योजना के तहत, जिसमें पुरानी बीमारियां भी सम्मिलित होती है। मध्य प्रदेश के लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड, अभी मैं आंकड़ा एकदम फिक्स वाला बताऊंगा जो रटना है, अभी ये राउंड फिगर में बता रहा हूं, आगे ये आंकड़ा पूरा डिटेल में बताऊंगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में हिंदी में परिवर्तित करके, देखो हम एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाले पहले राज्य हैं, और ऐसा करने के लिए हमने मध्य प्रदेश में एक हिंदी सेल बनाया है। क्या बनाया है? हिंदी सेल। तो याद रखना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों को हिंदी में परिवर्तित कर रहा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश एमबीबीएस या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला पहला राज्य बना। इसको करने के लिए हमने हिंदी सेल की स्थापना की, याद रखना हिंदी सेल की स्थापना की गई, जो और साथ में बहुत सारे चिकित्सा शिक्षकों की सहायता लेकर के इसे आगे बढ़ाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। लोगों को उनके निवास स्थान के पास बेहतर और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा रहा है। याद रखना, आयुष आरोग्य मंदिर अभी हमने पढ़ा कितने स्थापित हो चुके हैं, 800 मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें आरोग्यम भी कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखना, आयुष आरोग्य मंदिर, या इसी को शॉर्टकट नाम बोलना हो तो आरोग्यम। क्या नाम है? आरोग्यम। आरोग्यम कह दो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कह दो, ये दोनों एक ही हैं। जो पुराने छोटे छोटे पीएचसी सीएचसी थे उनको अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर या आरोग्यम में बदल रहे हैं। इनमें कितनी प्रकार की लैब जांच होती है? तो 80 प्रकार की लैब की जांच हो जाती है पीएचसी में, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य, पीएचसी माने प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर, पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 80 प्रकार की छूट या जांचों को निशुल्क किया गया है। और जो छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां 17 प्रकार की जांच या टेस्ट को, तो ये दोनों वर्ड याद रख लेना। अब यहां फिर मैं बोल रहा हूं कि याद रखना, आवश्यक दवाएं फ्री में दी जाती है। कौन से? तो जो पीएचसी है वहां 299 प्रकार की, और सीएचसी पर मतलब छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पर, सब सेंटर्स पर 126 प्रकार की दवाइयां फ्री कर दी गई है। ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिल करके चलाती है, 60-40 के रेशो में आगे बताऊंगा। लेकिन ये इतनी दवाइयां और इतनी जांचें हर एक नागरिक के लिए फ्री की गई है, जो हमें रट लेना है सीधा। टोटल कितना? 80 प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, और उप स्वास्थ्य केंद्र में जो छोटे छोटे बड़े मतलब गांव में होते हैं ना, उनमें 17 प्रकार की जांच करने की सुविधा फ्री की गई है इनके तहत। और आगे बढ़ो, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत खूब चल रहा है, तो आयुष्मान भारत के 4 स्तंभ हैं, ये रट करके रखना। एग्जामिनर ऐसे टफ प्रश्न ना बनाते हुए, मतलब बहुत टफ प्रश्न ना सोचते हुए, सीधे छोटे प्रश्न सोचने की कोशिश ज्यादा करता है। तो याद रखना, आयुष्मान भारत में कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। और कौन कौन से 4 स्तंभ हैं? आरोग्य केंद्र स्थापित करना, आयुष्मान भारत योजना चलाना, आयुष्मान भारत के तहत डिजिटल मिशन चलाना, या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और पीएम आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ये 4 उसके तहत शब्द या 4 उसके स्तंभ बनाए गए हैं। चारों के केवल नाम रट लो। आरोग्य केंद्र, जिससे हमने क्या मंदिर बनाना शुरू किया।
प्रधानमंत्री जन और आरोग्य ये योजना है जिससे हम लाभ देते हैं, तो लगभग मध्य प्रदेश के 4 करोड़ लोगों को, 3.5 को 4 कर दो, 4 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा चुका है। फिर हम कार्ड बनाते हैं और उनका बीमा करते हैं। ऐसे 4 अलग अलग वेराइटीज के काम है। इस आयुष्मान भारत योजना में केवल ये मत समझना कि आयुष्मान भारत योजना एक अस्पतालों में 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध कराने की योजना नहीं, उससे वो बहुत बढ़कर है। उसका पहला उद्देश्य कि भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है, उसको बदलना। तो ये देखो यहाँ पर हेल्थ और वेलनेस सेंटर विकसित करके या नए नए अस्पताल खोल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। दूसरा वो जो आप समझते हैं कि 5 लाख का बीमा वाला। दूसरा डिजिटल मिशन, अर्थात लोगों के जो स्वास्थ्य के डाटा है उसे डिजिटल रूप में स्टोर करना, डिजिटल रूप में बनाना। और इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में और नए नए अस्पताल या बड़े अस्पतालों की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ये उसी का एक अंग हो, आयुष्मान भारत का एक बड़ा हिस्सा हो जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना, ये क्या, इसके तहत क्या हुआ मध्य प्रदेश में, ये हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश में 5 वर्ष के मिशन, वित्त वर्ष 2001 से 26 तक, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इनकी बार बार बातें की जाती हैं भारत सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के जितने सरकारी दस्तावेज होते हैं उनमें, इसलिए ये आंकड़े याद रखना। के तहत 50 क्रिटिकल केयर ब्लॉक जिला 37 जिला अस्पताल और 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए गए। यहाँ बहुत ज्यादा मत रटो, तो केवल ये रट लो कि 50 क्रिटिकल केयर केंद्र स्थापित किए गए हैं। अवसंरचना मिशन कब से कितने टाइम के लिए बनाया गया है कि हम मध्य प्रदेश में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइम में बना देंगे, तो 5 वर्ष का प्लान तैयार किया गया है जो 2021 से लेकर 2026 तक वर्क करेगा। बस इतनी बातें रट लो, बाकी की रटने की जरूरत, हर बात नहीं रटना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने यहाँ लिख दिया इसका मतलब वो रटना नहीं है, लेकिन ये बेसिक बात याद हो कि प्रधानमंत्री देखो आयुष्मान भारत योजना में एक अवसंरचना मिशन है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, या इसको पीएम अभीम कहते हैं शॉर्टकट में। खैर पीएम अभीम आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको ये पूरा शब्द पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन कितने टाइम के लिए बनाया गया, तो 5 वर्षों के लिए। कब से कब तक, 21 से 26 तक। इसके तहत कितने क्रिटिकल केंद्र स्थापित किए गए, तो 50 क्रिटिकल केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में अनुमोदित कार्य के समर्पित 6 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 24 ब्लॉक सार्वजनिक, ये भी भले ही मत रटो, ऐसी छोटी बातें भले ही मत रटना, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, मतलब बेसिक बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जय योजना, मैंने अभी बात की कि वो जो बीमा वाला कवरेज है उसको और बढ़ाने के लिए उसके अंदर बहुत सारा चेंज किया गया। राज्य की लगभग 70% आबादी को कवर करते हुए आयुष्मान भारत निरामयम योजना, जो कि अब क्या हो गई है, पीएम जय योजना। तो ये दोनों एक ही, उसी का स्वरूप है पीएम जय योजना, को राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों के रोगी को देखभाल और अस्पताल में भर्ती संबंधित व्यय के लिए राज्य में लागू किया गया। याद रखना, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि ये आरोग्य केंद्र वाली जो योजना है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, तो इसमें 60 और 40 के हिसाब में हिस्सेदारी होती है भैया। केंद्र सरकार उसमें 60% हिस्सेदारी निभाती है और राज्य सरकार उसमें 40% हिस्सेदारी निभाती है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा आयुष्मान के तहत दिया जाता है और प्रधानमंत्री जय योजना के तहत उसके परिवार की संख्या लिमिट नहीं है, उसको हटा दिया गया है। याद रखना, इस योजना में 98 लाख परिवार तो वो शामिल किए गए थे जो सोशल इकोनॉमिक्स जो सेंसस हुआ था उसके तहत नामित किए गए। हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, या हमारे जो संबल योजना में जो रजिस्टर्ड परिवार थे उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया फिर। और इस आयुष्मान भारत के तहत टोटल लोगों की संख्या कर दी गई 108 लाख। तो ये भले आंकड़े मत रटो, मैं बोल रहा हूं केवल एक रॉ मटेरियल हमारे दिमाग में रहे, क्योंकि ये इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे, एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन कैसे बनाता है, आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 ऑप्शन देगा और उनमें से एक बात गलत होगी और वो भी बहुत थोड़ी सी माइनर मिस्टेक वाली बात वो लिख देता है, तो उनमें से कहीं एक आधी बात ऐसी ना चिपका दी जाए जो मैं आपकी जानकारी में ना रख सकूं, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। तो बेसिक सी बस एक बार पढ़ लेने वाली चीज थी, ऊपर वाला हिस्सा याद रखना है, ये केवल रीड भर करना है। और आगे बढ़ते हैं।
यहां से जो फैक्ट बता रहा हूं बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक फैक्ट अब रटने वाला आएगा। ठीक है, चलो। आयुष्मान भारत के तहत प्रति उपचार औसत लागत कितनी है, ये आंकड़ा याद रखना। भारत सरकार को भारत के हर एक व्यक्ति पर 16,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं एक साल के लिए, उनके उपचार के लिए। तो अगर आपसे पूछे जाए कि प्रति उपचार औसत लागत कितनी है आयुष्मान भारत की, तो 16,000 रुपए है, याद रख लोगे। अगला, मध्य प्रदेश में लगभग 105 अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध हैं और इस कारण सर्वाधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध करने में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये भी याद रख लेना। आयुष्मान भारत कार्यालय द्वारा नवाचार के रूप में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सभी 3.56 करोड़ हितग्राहियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड वितरित कर दिए हैं। 2-3 चीजों में हम प्रथम स्थान या प्रथम रैंकिंग रखते हैं, ये तो इसलिए रटने हैं। मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को विस्तृत और नियमित रूप से अस्पताल रैंकिंग जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। तो जब ऐसे उठपटांग क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे नहीं बनेंगे, इसलिए प्योरली रट लो चारों बातें। पहला फैक्ट है कि आयुष्मान के तहत औसत लागत कितनी लगती है भैया एक साल की, तो 16,000 रुपए। मध्य प्रदेश में कितने अस्पताल सूचीबद्ध हैं, तो 1005 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। जो हमारा आयुष्मान भारत है उसके तहत अब डिजिटल कार्ड बनाया जा रहा है, तो 100% डिजिटल कार्ड बना देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया या उसमें प्रथम स्थान रखता है। और एक पॉइंट और रखो कि जो अस्पताल हैं उनकी रैंकिंग भी, कि कौन अच्छा काम कर रहा है आयुष्मान में, कौन कम अच्छा काम कर रहा है, इसकी रैंकिंग जारी करने वाला भारत का पहला या प्रथम राज्य जो है, रैंकिंग जारी करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है। अब आते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। मैंने कहा था ना कि उसके 4 स्तंभ हैं, उसमें से पहला स्तंभ अवसंरचना है, दूसरा है डिजिटल मिशन। तो ये इसे हम कहेंगे आभा, क्या कहेंगे, आभा आईडी। जो आयुष्मान के तहत वो आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है ना, उस कार्ड को कहते हैं आभा आईडी। क्या कहते हैं, आभा आईडी, याद रखना। आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड या आभा आईडी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाताबद्ध नंबर का उपयोग करके रोगी के जो प्रमाण है या जितनी भी उसकी बीमारी का डाटा है वो सब सेव ऑनलाइन या डिजिटल रूप में किया जाता है। ये नंबर पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं बनाना है कि टोटल कितनी आईडी बन गई, ये बस एक सामान्य इंफॉर्मेशन है। 51% पुरुष और 49% महिलाओं के आभा आईडी बनाए जाते, मतलब जो टोटल आभा आईडी आयुष्मान के डिजिटल कार्ड बने उसमें 51% पुरुष हैं, फिर 49% महिला है। अब यहाँ आंकड़ा हमारे काम का है कि अगर ये देखा जाए कि कार्ड जो बनाए गए आभा आईडी, मध्य प्रदेश देश में 8वें स्थान पर है, जिससे 75 सरकारी और 25% निजी सुविधाएं शामिल हैं। याद रखना, आभा आईडी वाला जो रैंकिंग है उसमें मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। 100% डिजिटल कार्ड बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। आभा माइक्रोसाइट्स के अंतर्गत हमने कुछ माइक्रोसाइट्स का निर्धारण किया है, भले ये रटो तो रट लो, नहीं रटना है तो याद मत करना, इसको बहुत घोटने की जरूरत नहीं है। 6 माइक्रोसाइट्स इसके तहत निर्धारित की गई, उज्जैन, सीहोर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। तो देखो ये 4 तो महानगर हो गए, बस सीहोर और उज्जैन याद रखना है। तो कैसे, उज्जैन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का घर है, सीहोर हमारे पुराने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का घर था, इसलिए इन दोनों चीजों को भी शामिल कर लिया कि भैया ये माइक्रोसाइट्स में तो आ ही जाएंगे। याद करने के लिए बता रहा हूं, कुछ हिंट चाहिए होती तो 4 तो महानगर ले लिए और 2 वो ले लिए जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, क्योंकि उनको तो माइक्रोसाइट्स बनाना ही पड़ेगा, इसलिए याद हो जाएगा। चलो आगे, कुछ फैक्ट जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, ये पिछले साल भी वही थे, क्योंकि ये आंकड़े हमने लिए हैं कहां से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट से। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 जो है, जो 2023 तक में रिलीज की गई, उसके बाद अगला वाला 2025 में आएगा। अभी आया नहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2025 वाला, तो वो 25 वाला तो अभी आया नहीं, इसलिए पुराना पढ़ना पड़ेगा। तो हमें याद रखना है कि NMR क्या है, नियोनेटाल मोर्टालिटी रेट 24 है पूरे भारत का, 24.9 भारत में है, जबकि मध्य प्रदेश में ये 29 है। तो दोनों को डिफरेंस या दोनों को रट करके रख लेना। ये पॉइंट ऐसे कहेंगे हम
नवजात शिशु मृत्यु दर, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आजकल पैटर्न आईएमआर या एनएमआर इस तरीके का ही होता है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा करके आपका नुकसान नहीं करना चाहूंगा। इसको आप इंग्लिश में ही रटने की कोशिश करो कि एनएमआर कितना है भाई, मध्य प्रदेश का 29, मध्य प्रदेश का 29 है, भारत का कितना है 24.9 है। आईएमआर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब कि वही नवजात वाला, जो हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से रटना है कि आईएमआर कितना है, एनएमआर कितना है, एमएमआर कितना है, इस तरीके से रटोगे तो आसान रहेगा एग्जाम में कर पाना, क्योंकि हिंदी नहीं पूछती एग्जाम। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भारत का है 35.2, मध्य प्रदेश का 41.3। ये मृत्यु दर बता रहा है कि जो छोटा बच्चा जन्म लेता है वो कितने, 100,000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं, उसे दर्शाता है। तो 1000 में से 41 बच्चे मध्य प्रदेश में आज भी मर जाते हैं, जो हमारी स्थिति की या स्वास्थ्य स्थिति को उजागर करते हैं। बाल मृत्यु दर पे आ जाओ, बाल मृत्यु दर भारत की है 41। अब ये बाल मृत्यु दर के रूप में ही पूछी जाएगी, ये इस तरीके से यूएसएमआर के रूप में नहीं पूछी जाती, U5MR के रूप में नहीं पूछी जाती, तो ये बाल मृत्यु दर ही रटना। बाल मृत्यु दर भारत की 41.9 और मध्य प्रदेश की 49.2, दोनों रट लो। संस्थागत प्रसव ये चेंज हो चुका है पिछले साल से और इस साल में चेंज आ चुका है, ये हमने कहीं और से आपके सामने आंकड़ा रखा है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बाद एक स्वास्थ्य रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि भारत में जो प्रसव है, संस्थागत प्रसव, उसकी जो रेंज है वो बढ़ चुकी है। भारत में 97% लोग संस्थागत प्रसव कराते हैं, जबकि मध्य प्रदेश उसमें और आगे निकल चुका है, हमारे 98.4% लोग संस्थागत प्रसव कराते हैं। मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है जो बाहर डिलीवरीज होती हैं, बाकी सारी डिलीवरी अस्पताल में होती है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 926 है, जो कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा सुधर चुका है। पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश का जन्म के समय लिंगानुपात 956 हो चुका है, क्योंकि इस हिस्से में मध्य प्रदेश ने खूब तरक्की कर ली है, इसलिए ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 5 मैंने आपको डाटा बताया, कैसे याद रखोगे, देखो एनएमआर याद रखना है, 24 और 29 दोनों एक साथ रखो, तो 2-4 बच्चे मर गए या दोनों बच्चे मर गए, 2-4 बच्चे मर गए या दोनों बच्चे मर गए, ऐसा बोलकर देखो, इसको पॉइंट को छोड़ दो, 2-4 बच्चे मरे और दोनों बच्चे मर गए, किसी किसी के तो दोनों के दोनों बच्चे मर गए और किसी किसी के 2-4 बच्चे मर गए, ऐसे रट लो तो एनएमआर याद हो जाएगा। अब आते हैं आईएमआर पे, देखो ये आईएमआर मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नवजात बच्चे की मृत्यु की दर है ना, तो वो 3-5 कर रहा था इसलिए मर गया, और यहाँ 41, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये याद रख लो तो वो याद रह जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बाल मृत्यु दर, मतलब बाल किसे, बालक किसे कहा जाता है, देखो ये परिभाषा याद रखना, एक होता है नवजात, एक होता है शिशु, एक होता है बालक। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के 28 दिन के अंदर अंदर वो बच्चा मर जाए तो उसे कहा जाता है नवजात। क्या कहा जाता है, नवजात। कोई भी बच्चा जब जन्म ले तो उसके जन्म के 1 मिनट बाद मर जाए या 5 मिनट बाद या 28 दिन के अंदर अंदर वो मर जाए तो हम कहेंगे उसे नवजात मृत्यु दर। अब आ जाओ शिशु मृत्यु दर पर, तो एक हो गया नवजात पॉइंट हमें क्लियर, नवजात, फिर दूसरा पॉइंट होता है शिशु मृत्यु दर। तो जब कोई बच्चा जन्म ले और वो 1 साल का ना हुआ हो, 1 साल से पहले उसकी मौत हो जाए तो उसे हम काउंट करेंगे शिशु मृत्यु दर में। और तीसरा होता है बाल मृत्यु दर, तो जब कोई बच्चा 5 वर्ष का हो और उससे पहले उसकी डेथ हो जाए तो उसे हम काउंट करते हैं बाल मृत्यु दर में। तो नवजात मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, सॉरी नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर, ये तीनों एक दूसरे के साथ कॉमन चलती है और एक दूसरे से ज्यादा रहती है, ये याद रख लेना। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात रख लेना, 926 भारत का है और मध्य प्रदेश का 956 है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला राज्य है, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछने के चांस भी ज्यादा है। और आगे बढ़ो, अब मैं आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत कुछ और आंकड़े बता रहा हूं, तो वो हमें और याद रख लेने हैं, अगर रख पाओ तो, यहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की और भारत की जन्म दर कितनी है, बर्थ रेट कितने पैदा हो, एक जोड़े पे, एक हस्बैंड वाइफ के जोड़े पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, इसे हम कहेंगे जन्म दर। तो भारत की जन्म दर है 2 और मध्य प्रदेश की भी जन्म दर हो गई है 2, याद रख लेना, दोनों कॉमन है, रटने में आफत नहीं आएगी।
मातृ मृत्यु दर, मतलब जो माताएं जन्म देती है, डिलीवरी करते टाइम माताओं की मृत्यु हो जाती है, उन वो कितनी है? भारत की 97, कितनी है? 97। मध्य प्रदेश की 173। ये वाली तो मैं खूब आपको अच्छे से रटाऊंगा, क्योंकि इस पर 3-4 साल का कंपैरिजन भी रिपोर्ट आया हुआ है इस बार, ये हमें और बढ़ना रहेगा। बैंक खाता धारकों की संख्या मध्य भारत में 78, मध्य प्रदेश में 74। अब ऊपर वाला केवल आप एक बार रीड कर लेना, रटने की जरूरत नहीं है। ये 5 चीजें आप केवल रीड कर लो, ये 3 चीजें आप रट लो कि भारत की जन्म दर कितनी है 2, मध्य प्रदेश की जन्म दर कितनी है 2। फिर आगे बढ़ो, मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो भारत की है 97, कितनी है? 97। मध्य प्रदेश की कितनी है? 173। ये प्रश्न एग्जाम में सीधे आ जाते हैं ना, इसलिए ये रटने हैं, तो तीनों रट लो। ऊपर मैंने खुद ने ही कह दिया कि भले मत रटो। अब क्योंकि बैंक खातों की दर क्यों रटनी है? तो अभी हमने वित्तीय समावेशन के लिए बहुत काम किया, इसलिए ये याद रख लेना। भारत में टोटल बैंक खाते धारक कितने हैं? 78%, मतलब हर 100 में से 78 लोगों का बैंक अकाउंट है, और मध्य प्रदेश में 74 का अकाउंट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। आयुष, और थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं, कुछ 1-2 फैक्ट और यहां से काम के हैं। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने खोलने का लक्ष्य है? 800 हमने मंदिर खोल दिए हैं, लेकिन 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस मंदिर खोलने को, विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा है। ये बस इतना यहां से रट लो, ये वाला पॉइंट याद मत रखना। फिर अगला आयुष ग्राम, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आयुष गांव बनाए जाएंगे हम। तो मध्य प्रदेश में 75 आयुष ग्राम बना चुके हैं हम। आयुर्वेद से संबंधित या आयुष पद्धति पर चलने वाले आयुष ग्राम बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 75 आयुष ग्राम विकसित किए जा चुके हैं, ये रट लो। एक योजना आई थी वेद आपके द्वार योजना। वेद आपके द्वार योजना में 100 विशेषज्ञ डॉक्टरों को जोड़ करके एक एप्लीकेशन बना दिया। अब यहाँ इसका यह मतलब नहीं एक डॉक्टर घर घर के जाग करके इलाज करेगा, भाई आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दे दिया, आपको अगर कोई भी बीमारी है तो उस वेद आपके द्वार योजना के तहत वो जो एप्लीकेशन बनाया, वेद आपके द्वार एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नाम है आयुष क्योर एप्लीकेशन। क्या नाम है? आयुष क्योर। इस पे जाओ या आपके फोन में इसको इंस्टॉल करो, फोन लगाओ, जो भी डॉक्टर वहां अवेलेबल, क्योंकि 100 की एक टीम बनाई हुई है, तो उनमें से कोई ना कोई तो अवेलेबल होगा, उसे आपका फोन लगेगा और वो आपको कंसल्टेशन देगा, परामर्श देगा। तो चिकित्सीय परामर्श जो है वो आपको फ्री में मिल जाए, इसलिए आयुष केयर ऐप बनाया गया, ये भी रट के रखना है। आयुष केयर ऐप का संबंध किससे है? तो वेद आपके द्वार योजना से है। वेद आपके द्वार योजना क्या है? मोबाइल पर फ्री में परामर्श उपलब्ध कराने की योजना है। PRU, प्रथम संदर्भ इकाई, जो धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन है, उसे हमने मध्य प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक जो रेफरल यूनिट है वो घोषित किया है। रेफरल यूनिट क्या होता है भैया? जब आप किसी एक अस्पताल में गए, आयुर्वेद के किसी एक छोटे से अस्पताल में हम गए, वहां के वेद जी ने हमकी नाड़ी वाड़ी चेक की, जो भी हमारा रोग देखा, और पता चला कि यार इसका इलाज इस छोटे से अस्पताल में नहीं होना चाहिए, किसी बड़े अस्पताल में होना चाहिए, तो वो वहां से रेफर कर देते हैं, रेफरल कहते हैं इसे। तो पहला रेफरल यूनिट किसे संज्ञा दी गई है? तो जो हमारा उज्जैन का धन्वंतरी कॉलेज है, धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन। तो अब यहाँ से प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का प्रथम रेफरल यूनिट या आयुर्वेदिक रेफरल इकाई किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक रेफरल इकाई धन्वंतरी कॉलेज उज्जैन को घोषित किया गया है। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क हमने बनाया। अब मैं जो मेडिकल में नया नया हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी, देखो मेडिकल डिवाइस पार्क पूछेगा तो उज्जैन आंसर होगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा तो नीमच आंसर होगा। नीमच के आपड़ क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है सखानिया महाराज। क्या नाम है? उस जगह का नाम है ये सखानिया महाराज। इस सखानिया महाराज में सितंबर 2023 में एक पार्क स्थापित किया जा चुका है, जो मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया? सखानिया महाराज नाम की जगह, जो कि कहां पर है? नीमच जिले में, वहां स्थापित किया गया। याद रख लेना, ये रटने के फैक्ट, एक एक फैक्ट बताऊंगा। पशु एम्बुलेंस सेवा 1 अप्रैल 2023 से हमने शुरू की है पशु एम्बुलेंस सेवा, और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1962।
उधर भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में, और उस समय हम इधर पशु एम्बुलेंस लेकर के आ गए। मैं कनेक्ट कर रहा था याद रखने के लिए कि ताकि आप याद रख पाओ। और आगे बढ़ते हैं, इंडिया का पहला मेडसेर, मेडसेर शब्द याद रखना, मेडिकल साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भौरी भोपाल में स्थापित किया गया है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं दिए जा रहा हूँ, समझाए जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट कर दिया करो बीच बीच में, आपके कमेंट से मुझे समझ में आता है कि हाँ भैया मेरी बात वहां तक डिलीवर हो रही है। क्योंकि ये जो स्वास्थ्य वाला चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें शुद्ध रूप से हमें कुछ न कुछ आंकड़े ही रटने, इसलिए मैं समझाने पर फोकस करने की बजाय केवल और केवल आप तक ये कंटेंट डिलीवर करने पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आगे अगले वाला जो स्वास्थ्य का एक और लेक्चर या एक और हमें लेक्चर बनाना पड़ेगा स्वास्थ्य का, वहां योजनाओं की बात करेंगे, वहां मैं ज्यादा समझाने पर फोकस करूंगा। चलो, तो हमारे यहाँ मेडसेर कहाँ बनाया गया है? तो एग्जाम में मेडसेर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, मेडिकल साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। देखो मेडसेर, मेडसेर इसको फुल फॉर्म में मेडिकल इंजीनियरिंग, ये दो शब्द, ये मेडिकल हो गया और इंजीनियरिंग हो गया, साइंस हो गया। रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर ज्यादा काम का नहीं, ये मन में याद रखना है कि मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ खोला? भौरी भोपाल में। इंडिया की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू की गई। तो ये भी एक फैक्ट के रूप में बस रट्टा मार लो। और आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में भी मिलेंगे सब फैक्ट आपको। यूविन पोर्टल बनाया था हमने, याद रखा, यूनिवर्सल सेल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये जैसे हमने कोविन बनाया था, वैसा एक यूविन बनाया। देखो कोविड में हमने वैक्सीन लगाने के लिए क्या बनाया? कोविन, कोरोना वैक्सीन। तो यूविन बना दिया हमने उसी के जैसा, उसी की तर्ज पर। यूविन क्या है? जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीका लगाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया, एक एप्लीकेशन बनाया गया जो यूविन कहलाता है। इसमें 65 जिले का चयन किया गया पूरे भारत में, जिसमें 2 जिले मध्य प्रदेश के थे, भोपाल और झाबुआ, जहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ टीकाकरण या गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, सिद्धा कौन, ये क्या है? पूरे भारत में 1 साल में या 2 साल में एक बार आयुर्वेद का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता है, जो 2022 में इंदौर में हुआ था। तो भले ही वो 2 साल पुराना हो गया, लेकिन अभी भी हमारे लिए काम का है क्योंकि नया वाला हुआ नहीं। तो आयुर्वेद का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सिद्धाकॉन कहलाता है। याद रखना, सिद्धाकॉन क्या है, ऐसा भी प्रश्न बन जाता है। सिद्धाकॉन आयुर्वेद का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है, उसका यूनिक नेम होता है सिद्धाकॉन, है ना। सिद्धाकॉन 2022 हुआ, जो कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक, ये क्या सिस्टम है भैया? पॉलीक्लिनिक, संजीवनी पॉलीक्लिनिक, मध्य प्रदेश के पहले केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? भोपाल के गोविंदपुरा में। छोटे छोटे, वो दिल्ली की तर्ज पर लाए थे ये, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बस फैक्ट रट लेना। क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एग्जाम में इंग्लिश में पूछेगा वो। एनसीडीसी क्या है? एनसीडीसी क्या है? ये एनसीडीसी कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल में। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म भले ही से मत याद रखना, लेकिन नेशनल जो एरिया के लिए क्षेत्रीय नियंत्रण केंद्र बनाया गया है मध्य प्रदेश में रोगों के नियंत्रण के लिए, क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, वो कहाँ बनाया गया? राजधानी भोपाल में। मिशन सेहत, कल इसकी डिटेल भी बताऊंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु मिशन सेहत का शुभारंभ 2022 में किया था। देखो सेहत 2 लोगों की जरूरी है, एक टीचर की जरूरी है और एक स्टूडेंट की जरूरी है। तो दोनों की जरूरी है सेहत, इसलिए 2 जरूरी है। तो 2 जरूरी है तो 22 याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। मिशन सेहत कब शुरू हुआ, बस इतना ही फैक्ट यहां से रटना है। और आगे बढ़ते हैं, नशा मुक्त अभियान हमने चलाया था, जबलपुर को नेशनल लेवल पे अवार्ड मिला, इसलिए ये फैक्ट बता रहा हूँ। पूरे भारत में जो नशा मुक्ति अभियान है उसमें जबलपुर का जो जिला अस्पताल है उसको उत्कृष्टता अवार्ड मिला है। ये 2023 की घटना है, अभी पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी याद रखो। अगला, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है हमारा? तो मेडिकल डिवाइस मध्य प्रदेश का पहला डिवाइस पार्क उज्जैन में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जबलपुर में। तो दोनों में डिफरेंस है, सॉरी नीमच में, वो हमने याद किया है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब पागलों से संबंधित,
मतलब पागलों की हेल्थ को, तो हमारे यहाँ पागल अस्पताल कहाँ है? इंदौर में, ग्वालियर में। लेकिन मेंटल हेल्थ ये इंस्टीट्यूट कहाँ, मतलब जहां शिक्षा दी जाए उसके लिए कॉलेज टाइप का सा इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो सीहोर जिले में बनाया जा रहा है, याद रखना। जो पागल है वो ज्यादा शोर ना करे, इसलिए सीहोर में बना दिया। स्वास्थ्य टास्क फोर्स मध्य प्रदेश में बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए शमिक रवि। ये भी पुराना फैक्ट है, लेकिन याद रखना मध्य प्रदेश स्वास्थ्य टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? शमिक रवि, याद रख लो। और आगे बढ़ते हैं। ई संजीवनी पोर्टल टेलीमेडिसिन सेवा, ये क्या है? मध्य प्रदेश में ई संजीवनी पोर्टल बनाया गया। ई संजीवनी पोर्टल के तहत टेलीमेडिसिन सेवाएं, जो हमने वो वैद्य आपके द्वार योजना की थी ना, उसके जैसा है ये। इसके तहत सक्रिय आरोग्य केंद्र कार्य कर रहे हैं, छोटे छोटे अस्पतालों में ये काम करता है, वहां टेलीमेडिसिन सेवाएं दी जाती हैं। तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ना खींचते हुए दो तीन बातें और बता देता हूं। बाकी कल हम स्वास्थ्य की योजनाओं को स्पेशली एक वीडियो में पढ़ेंगे या एक अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। अनमोल ऐप का संबंध किससे भैया? तो जो बहुत गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसमें कुछ डिस्क्रिमेंसी अर्थात जोखिम नजर आने लगता है, तो उनकी मॉनिटरिंग करना जरूरी हो जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग करने के लिए उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग या मॉनिटरिंग का काम करता है अनमोल ऐप। क्योंकि हर एक जान अनमोल है, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी अनमोल है और वो महिला भी अनमोल है, इसलिए उनकी ट्रैकिंग अनमोल ऐप से करते हैं, याद रखना। ये डिटेल में दोनों कल चीजें पढ़ाऊंगा। RCH पोर्टल, क्या नाम है इसका? RCH पोर्टल, ये क्या है? सुमन हेल्थ डेस्क चिन्हांकित गर्भवती महिलाओं को नियमित मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के साथ कंसल्टेशन देने का काम करता है सुमन हेल्थ डेस्क। मॉनिटरिंग तो अनमोल ऐप से कर ली, लेकिन उस महिला को जानकारी कैसे दोगे कि तुझे अभी ये खाना है, ये दवा लेनी है, ये नहीं लेनी है, ये करना है? ये हम सुमन हेल्थ डेस्क के माध्यम से करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नीपी, नीपी क्या है? एनीमिया मुक्त भारत कहलाता है। इसको फुल फॉर्म पूछे, नीपी कार्यक्रम का संबंध किस रोग से है? अगर ऐसा पूछे तो एनीमिया से है। हमारे जो पूरे भारत है उसमें ये एनीमिया बहुत ज्यादा, खून की कमी, खून की अल्पता, ये बहुत बीमारी, एक बड़ी खतरनाक बीमारी है हमारे देश में कुपोषण से संबंधित। इसलिए हमने जो छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो छोटे छोटे स्कूल या आंगनवाड़ी होते हैं, वहां बच्चों में खून की कमी को रोकने के लिए फॉलिक एक गोली होती है, जिसे IFA कहा जाता है, आयरन फॉलिक एसिड। क्या होता है? IFA की एक टेबलेट है जो गर्भवती महिलाओं को भी दी जाती है। आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट उनको फ्री में बांटी है। तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसके तहत ये बांटी, उसे नीपी कार्यक्रम कहते हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत ये एक पहल है, याद रख लेना। बहुत सारी बातें मैंने बता दी, अब और ज्यादा बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज करोगे। कल हम स्पेशली इसके तहत जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य की योजनाएं, वो स्पेशल पढ़ेंगे। वहां हम देखेंगे कौन सी योजना कब शुरू हुई, किसके क्या प्रावधान है, सब डिटेल में चलेंगे। आज के लिए इतना ही, यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी आशा कामना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।